सर्दियों का ऐसा मौसम आया जिसमें पल भर में बारिश के साथ साथ ठंड भी लग रही थी। नवरात्रि और दिवाली बीते कुछ ही दिन ही हुए थे कि इस मौसम में बारिश जल्दी देखने को नहीं मिला करता था। लेकिन इस साल कुछ अलग ही लग रहा है। इस साल बारिश भी लेट हुई और नवंबर आ ही चुका है। अभी तक बारिश बंद नहीं हुआ। हवा की सिसकियां और ओले गिर रहे हैं। गांव और शहर के सभी लोगों इस मौसम की वजह से घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। उन्हीं के बीच में गांव का एक व्यक्ति रामू जो इस ठंड की वजह से जूझ रहा है। गांव के बाहर छोटे से कच्चे घर में रामू अपनी पत्नी साधना और 2 बच्चों के साथ ठिठुर रहा था। चारों ओर कोहरा छाया हुआ है। हवा इतनी तेज थी कि टिन की छत खड़खड़ा उठी थी। घर में जलती लकड़ियां बहुत पहले ही बुझ चुकी थीं। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि कोयला या लकड़ी खरीद सके। दिन भर मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाया था उससे बस 2 रोटियां और थोड़ा सा नमक ही घर आया था। बच्चे ठंड से कांपते हुए मां से लिपटे थे। रामू, तुम इस ठंड से बचने का कोई इंतजाम करो, नहीं तो बच्चे कहीं इस ठंड की वजह से बीमार ना हो जाए। मैं क्या करूं साधना, हमें क्या मालूम था इस बार की ठंड ऐसी होगी। अभी ठंड का मौसम शुरू ही तो हुआ है। पहली ही ठंड ने पूरे गांव वालों को सिखा दिया होगा कि समय किसी के लिए नहीं रुक सकता है। हमें पहले से ही समझ जाना चाहिए था कि मौसम कुछ अलग ही रंग में रंगने वाला है। तुम सही कह रही हो साधना। कई दिनों से हल्की हल्की सर्दियां हो रही थीं। हमने इसे हल्के में ले लिया। अब हम ही पर ही भारी पड़ गया। रामू के पास एक नवजात शिशु है जो 6 माह का है। उसे भी इस ठंड ने जकड़ लिया। उसके स्तन पे एक भी कपड़े नहीं थे, सिवाय एक चादर के। वो भी उसे ठंड से नहीं बचा पा रही थी। वहीं दूसरी ओर गांव के कुछ अमीर और सरपंच मिलकर आंगन में आग की मशाल जलाकर ताप रहे थे। आग की लपटें इतनी थी कि उन सब का शरीर गर्म से जूझ रहा है। शर्मा जी, देखिए तो इस साल तो ठंड तो बहुत पहले ही हो गया है। यहां तक कि पास में खड़े लोग नहीं सही से दिख रहे हैं। हाँ दयानंद, तुम सही बोल रहे हो। इस साल की ठंड तो बहुत पहले ही हो गई। सबसे बुरी हालत तो इन गरीब गांव वालों की होती होगी, जो समय रहते वो सब अपने लिए बंदोबस्त नहीं कर सके। दयानंद पांडे थोड़ा अकड़ के साथ तेज आवाज में शर्मा को बोले, अरे छोड़ो उन गरीबों को, उनकी चिंता किसको है? मरे या जिए हमको क्या है, हम तो बस उन सब का हक छीनने के लिए सरपंच की कुर्सी पर बैठे हैं। ऐसे ही नहीं हमने अभी तक इतने जल्दी आलीशान महल बनवाया है। तभी तो हम सोचे, तुम्हें 3 ही साल हुए हैं सरपंच बने, ये सब धन कहां से आया? तुम तो इन गांव वालों का हक छीन रहे हो। तुम्हें तो सोचना चाहिए कि वो सब नहीं रहेंगे तो तुम्हारा क्या होगा। इन गरीबों से तो हमारा जीवन चलता है। तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है इन गरीबों से? क्योंकि हम भी इन गरीबों की तरह जीवन व्यतीत किया हूं। हमें भी मालूम है गरीबी क्या चीज होती है। कई दिनों तक हम भूखे ही सोए हैं। ये दोनों आपस में बहस करते करते सुबह हो गई। सुबह का वातावरण थोड़ा स्थिर था। ठंडी हवाएं कम चल रही थीं। गांव के कुछ लोग हल्की आग जला के द्वार पे ताप रहे थे। शाम होते ही रामू ने तय किया कि वो सरपंच दयानंद पांडे से कुछ मदद की गुहार लगाएगा। रामू ने साधना से कहा, साधना, मैं सरपंच जी के पास जाता हूं। अभी उनके पास लकड़ियों का भंडार है। इस वक्त वो हमारी अर्जी जरूर सुनेंगे। इतना सुनते ही साधना रामू की ओर देखकर थोड़ा सा मुस्कुराई। क्या तुमने कहा सरपंच जी हमारी गुहार सुनेंगे? आज तक वो किस गरीब की गुहार सुनी है? सबका हक खा के वो उन अमीर ज्यादों की तलवे चाटते होंगे। नहीं यकीन है तो आप उस धनीराम जी के हवेली के पास जाओ, वो भी वहीं मिलेंगे। तुम क्या कह रही हो साधना? हमें भी मालूम है सरपंच दयानंद पांडे थोड़े कंजूस हैं, लेकिन इस वक्त हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम जा रहे हैं उनके पास, तुम बच्चे को देखो।
तुम नहीं समझ रहे हो रामू, सरपंच जी आज तक किसी को कुछ नहीं दिए। हम गरीबों के लिए क्या क्या नहीं आया है इस गांव में, कंबल, सॉल और रजाई और भी बहुत कुछ हमारे लिए। सरपंच दयानंद पांडे ने सब का सब जाकर शहर में बेचाए। इस चीज की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तुम्हें मालूम है ना, जितनों ने आवाज उठाया है वो सब मारे गए हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं होती आवाज उठाने की। मुझे इस वक्त अपने बेटों के लिए जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप जाओ रामू। अगर सरपंच जी आपकी बात मान गए तो ठीक है, बच्चों को कुछ राहत मिल जाएगी। मैं तब तक इन्हें किसी तरह ठंड से बचने का कोई न कोई इंतजाम करती हूँ। रामू ने जो फटा हुआ बंदी पहना हुआ था वहीं पहने ही कड़कड़ाती ठंड में बाहर निकल पड़ा। बाहर निकलते ही ठंड बढ़ गई। हवा में इतनी नमी थी कि सांस लेते ही उसके होंठ सुन्न पड़ गए। रास्ते भर गांव के सूने गलियों में सिर्फ हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। सभी के सभी अपने घरों में कंबल रजाई ओढ़े हुए पड़े थे। थोड़ी दूर चलते ही रामू ने देखा सरपंच दयानंद पांडे का बड़ा घर दूर से ही चमक रहा था। अंगीठियों की गर्म रोशनी दीवारों से टकराकर हवा में मिल रही थी। गांव के कुछ लोग वहां हंसी मजाक कर रहे थे, मानो बाहर की ठंड का उन पर कोई असर ही न हो। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, नमस्ते सरपंच जी, जरा 2 मिनट का काम था। कौन है? अरे रामू, इस ठंड में बाहर क्यों घूम रहा है तू? सरपंच जी, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। बस थोड़ा सा कोयला या सूखी लकड़ी मिल जाए तो बस रात निकल जाए। थोड़ा मुस्कुराते हुए बाकी लोगों की तरफ देखकर, अरे रामू, अब हर घर को लकड़ी बांटेंगे क्या? देखो, तू मेहनती आदमी है। कल सुबह आ जाना, काम रहेगा खेतों में, मजदूरी के साथ लकड़ी भी मिल जाएगी। लेकिन सरपंच जी, रात कैसे कटेगी? बच्चे छोटे हैं। सरपंच का चेहरा ठंडेपन से कठोर हो गया। देखो रामू, अभी हमारे पास इतना फालतू के काम करने का मन नहीं है। तेरे बच्चे हैं, मेरे नहीं। तू इस गांव का वो गरीब किसान है, तुझे देखकर भी जरा तरस नहीं आता। हमने बोल दिया तुझे, अभी सबका इंतजाम करने का वक्त नहीं है। तू खुद ही समझदार आदमी है, किसी पड़ोसी से कह दे, सुबह सब ठीक हो जाएगा। सरपंच जी, आप नहीं समझ रहे हैं, मेरे बच्चे अभी काफी छोटे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अभी के लिए कुछ तो दे दो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो घसीट के बाहर की ओर फेंकवाना ही पड़ेगा। तभी सरपंच दयानंद पांडे ने अपने दोनों पहलवानों से कहा, इसे बाहर निकाल के फेंको। सरपंच के नौकरों ने रामू को घसीट के फेंक दिया। रामू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में उम्मीद थी, पल भर में बुझी गई। फिर उसने सिर झुकाया और धीरे धीरे लौट चला। गांव के रास्ते पर लौटते हुए उसे लगा जैसे ठंडी हवा अब और भी बेरहम हो गई हो। ठंड से ठिठुरता हुआ रामू घर पहुंचते ही दरवाजा खटखटाया। साधना ने दरवाजा खोली। क्या हुआ रामू, सरपंच जी ने लकड़ी दी? रामू ने सिर झुका लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। नहीं साधना, वो बोले कि तुम मेरे खेत में काम करो, फिर मैं तुमको कुछ लकड़ियां दे दूंगा सुबह के लिए। साधना ने बच्चों की ओर देखा जो दोनों कांप रहे थे। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है रामू, अब जो होगा सुबह होगी तो देखा जाएगा। अभी बच्चों को बीच में लेकर बैठो, मैं कुछ कोशिश करती हूँ। साधना ने घर के बाहर जाकर कुछ सूखी घास इकट्ठा की और उन सबको घर में लाकर और कुछ फटे हुए पुराने कपड़ों और सूखी घास का छोटा सा गट्ठर बनाया और एक टूटे हुए बर्तन में रखकर चूल्हे पे आग जलाने की कोशिश की। धुआं उठते ही बच्चे खांसने लगे, मगर थोड़ी देर में गर्मी घर में फैल गई। माँ, पूरे घर में धुआं फैल उठा है। हमारी आंखों में जलन सी हो रही है। बस राहुल, कुछ ही देर की तो बात है, धुआं गायब सा हो जाएगा। तुम बाबू को आंखों पे ढक दो और अपनी आंखें कुछ समय के लिए बंद कर लो। तुम्हें जलन महसूस नहीं होगी। ठीक है माँ,
राहुल ने आंखें बंद कर लीं। रामू ने नवजात शिशु को एक जगह पे सुलाया। कुछ ही समय में पूरा घर गरम सा हो गया। सबको राहत की सांस मिली। रामू ने बाहर देखा। आसमान में बादल अब भी घने थे, पर दूर कहीं एक हल्की रोशनी थी, शायद सुबह होने का संकेत। रात और गहरी हो चुकी थी। हवा की सिसकियां अब हूक बनकर घर की दीवारों से टकरा रही थीं। कोहरे ने मानो पूरे गांव को एक चादर में ढक लिया था, ऐसी चादर जिसमें न गर्मी थी न उम्मीद। रामू बच्चों को चादर से बार बार ढक रहा था, कहीं उन्हें ठंड न लगे। साधना की गोद में उसका छोटा सा बेटा सोया हुआ था। अभी वो 6 माह का था। साधना की आंखों में थकान थी, पर उसके हाथ अब भी आग को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। लकड़ियां कब की राख बन चुकी थीं और धुएं में बच्चों की खांसी की आवाज गूंज रही थी। रामू ने साधना की ओर देखा। उसके फटे आंचल से निकलती ठंडी सांसों में भी ममता जल रही थी। अगर सुबह तक ये गर्म धुआं नहीं रहा तो शायद। रामू के गले से आवाज अटक गई। आगे के शब्दों ने जैसे बोलने से इनकार कर दिया। साधना ने हल्के से रामू का हाथ थामा। रामू, भगवान सब देख रहा है, शायद वो हमारी सुन ले। बाहर आसमान में बादल गड़गड़ा उठे और बिजली की एक लकीर अंधेरे को चीर गई। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, बूंदें नहीं, जैसे सुइयां गिर रही हों धरती पर। रामू ने राहुल को कसकर अपनी ओर किया। उनकी छोटी हथेलियां ठंडी थीं, जैसे बर्फ की सिली हो, पर उनकी सांसें अब भी चल रही थीं। यही उम्मीद थी, यही जीने की वजह। धीरे धीरे रात बीतती गई और सुबह की हल्की किरण खिड़की की टूटी दरार से भीतर आई। गांव के कुछ लोग चौपाल पे बैठकर सूरज की रोशनी का आनंद ले रहे थे। कई दिनों के बाद उन सबको देखने को मिला। सब आपस में बात कर रहे थे कि अरे करण भाई, हम लोगों का ऐसा हुआ है इस ठंड में, तो सोचो रामू का क्या हुआ होगा। तुम सही कह रहे हो भाई। उसके पास तो अभी एक नवजात शिशु है। कहीं उसे कुछ हो गया तो रामू तो जीते जी मर ही जाएगा। तभी वहीं से रामू गुजर रहा था, सरपंच जी के घर जाने के लिए। अरे रामू भाई, कहाँ चले इतनी तेजी से, वो भी इतनी सुबह सुबह? कुछ नहीं भाई, बस सरपंच के यहां जा रहा हूं। कल उन्होंने मुझे काम के लिए बुलाया था। कहा था कि तुम्हें कुछ लकड़ियां दे दूंगा। ठीक है भाई, लेकिन इतनी ठंड में तुम काम कैसे कर पाओगे? क्या करें शंकर भाई, ये गरीबी ही है जो हमें इस ठंड में भी जिंदा रखती है। यही हमारी मजबूरी है और यही हमें इस ठंड में काम करने की हिम्मत देती है। सही कह रहे हो रामू भाई। अब तो हालात ऐसे हैं कि बिना काम के एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। भाई, घर में राशन भी खत्म हो गया है। बच्चे 2 दिन से बस उबला पानी पी रहे हैं। आज अगर काम मिल गया तो थोड़ा आटा चावल ले आऊंगा। भगवान करे काम जल्दी मिल जाए रामू भाई। अब तो ठंड भी हड्डियां तोड़ने लगी है। हाँ करण भाई, चलो अब निकलता हूं। सूरज निकलने से पहले पहुंचना है, नहीं तो सरपंच डांट देंगे। ठीक है भाई, संभल के जाना। रास्ता फिसलन भरा है, कल रात फिर से ओस पड़ी थी। हाँ, ध्यान रखूंगा। ठंडी हवा में धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। गांव की गलियां अब भी अंधेरे में डूबी थीं, बस कहीं कहीं धुएं की पतली लकीरें आसमान की तरफ उठती दिख रही थीं। रामू गांव की संकरी गलियों से होकर आगे बढ़ने लगा। मिट्टी में ओस जमी थी, जिससे रास्ता फिसलन भरा हो गया था। उसके फटे चप्पल से पानी रिसकर पैरों तक पहुंच रहा था, पर वो रुका नहीं। थोड़ी दूर चलने पर उसे सरपंच दयानंद पांडे का बड़ा घर दूर से ही चमकता नजर आया। ऊंची दीवारों के अंदर से आग की रोशनी झिलमिला रही थी। रामू धीरे धीरे खुद से बड़बड़ाते हुए, देखो जरा, इन लोगों के यहां तो जैसे ठंड नाम की चीज ही नहीं है।
वो दरवाजे तक पहुंचा, झिझकते हुए अंदर झांका। आंगन में कुछ आदमी अंगीठी के पास बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। सरपंच आराम से कुर्सी पर बैठे आग के मजे ले रहे थे। रामू ने कांपते हाथों से सलाम किया। नमस्ते सरपंच जी, आपने बुलाया था काम के लिए? सरपंच ने ऊपर देखा, फिर तिरछी नजर से मुस्कुराए। हाँ रे रामू, बुलाया था। तू आया भी बड़ा जल्दी। चल पहले हाथ मुंह धो ले, फिर बात करते हैं। रामू ने सिर हिलाया और झिझकते हुए पानी की बाल्टी के पास गया। ठंडे पानी की पहली छींटे से ही उसके हाथ सुन्न पड़ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद सरपंच ने आवाज लगाई। अरे रामू सुन, तेरे लिए कुछ खास काम है आज, पर थोड़ा अलग तरह का काम है। रामू ने चौंक कर पूछा। कैसा काम सरपंच जी? तुम इतना मत सोचो रामू, तुमको सिर्फ मेरा एक छोटा सा काम करना है, वो भी नदी किनारे जो खेत है हमारा। मालिक उधर तो इतनी ठंड होगी कि मैं उससे सहन नहीं कर सकता। तुम्हें वही काम करना है इस वक्त, नहीं तो तुम जा सकते हो। सरपंच दयानंद पांडे रामू की इस हालात पर जरा सा भी तरस नहीं खा रहा था, क्योंकि उससे भी मालूम है रामू को इस वक्त लकड़ियां और राशन की सख्त जरूरत है। रामू भी बिना सोचे समझे हाँ बोल देता है। ठीक है सरपंच जी। रामू चुपचाप खेतों की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में हर जगह उसे ओस के अलावा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ ही समय में रामू नदी किनारे खेत की ओर पहुंच गया। अपना काम करने लग गया, एक तरीके से खोदने लगा। ठंड इतनी लग रही थी कि रामू को काम करने में दिक्कत हो रही थी। काफी देर तक खेतों में था, लेकिन रामू से एक कोना भी नहीं हुआ। वो हार मानकर सरपंच के पास जाने लगा। कुछ समय में पहुंच सारी बात बताई। सरपंच जी, हमसे वो काम नहीं होगा, कुछ और हो तो बताओ हमें। इतना सुनते ही सरपंच दयानंद पांडे रामू पर भड़क गए। तुमसे एक काम नहीं हो सकता तो, और तुम्हें लगता है और भी कोई काम देंगे? तुम अभी के अभी यहां से चले जाओ। मालिक, हमें कुछ लकड़ियां ही दे दो, हमें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे पास एक 6 माह का बालक है, उससे इन लकड़ियों की सख्त जरूरत है। चले जा यहां से, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, एक भी लकड़ियां नहीं। सरपंच रामू की बात नहीं मानते। रामू निराश होकर घर की ओर चल पड़ा। रामू घर पहुंचकर साधना को बताया सारी बात। साधना, सरपंच ने हमें लकड़ियां नहीं दी, उन्होंने हमें ऐसा काम दिया कि हम उनमें असफल हो गए। जाने दो रामू, जो हमारे किस्मत में होगा वो होकर ही रहेगा। रामू और साधना दोनों कुछ घास और लकड़ी की कंडी के सहारे उन्होंने पूरी रात गुजारी। साधना के गोद में उसका छोटा बेटा पड़ा हुआ था। उधर सरपंच दयानंद पांडे को थोड़ा सा दुख हुआ कि मैंने आज कुछ तो गलत किया हो। 20 साल पहले ही सरपंच दयानंद पांडे का 1 वर्ष का बेटा इसी मौसम में मृत्यु हुई थी। मैं कल जाकर उससे माफी भी मांग लूंगा और कुछ लकड़ियां भी दे दूंगा, ताकि उसकी मदद हो सके। सुबह हो चुकी थी, लेकिन उस रोशनी में कुछ स्थिर था, कुछ थमा हुआ। समय ऐसा थम गया था कि साधना को कुछ एहसास नहीं हो रहा था। छोटा बेटा एक ही जगह पे क्यों पड़ा हुआ है? रात से एक ही जगह से सबसे छोटा बेटा अब नहीं हिल रहा था। तभी साधना की चीख ने सुबह की खामोशी को चीर दिया। रामू, देखो ना, छोटू क्यों उठ नहीं रहा है? क्या हुआ साधना, तुम ऐसा क्यों चिल्लाई हो? छोटू को क्या हुआ है, तुम देखो ना। रामू ने जैसे ही बेटे को छुआ, उसके हाथ कांप उठे। उसकी आंखों से बहते आंसू बर्फ बनकर गालों से टकरा रहे थे। साधना भी रामू की ओर देखी। उसको भी एहसास हो गया, अब नहीं रहा छोटू। रामू ने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, अगर यही इंसाफ है तो हमें अब और सांसें क्यों दी? गांव के कुछ लोग आए रामू के घर। ये सब नजारा देखकर उनके भी आंखों में आंसू आ गए।
देखते देखते पूरे गांव में खबर फैलते देर न लगी। सुबह जब सरपंच दयानंद पांडे लकड़ी लेकर पहुंचे तो रामू के घर से उठते धुएं में सिर्फ राख थी, आग की नहीं, किसी बाप की उम्मीदों की। देख लो सरपंच दयानंद पांडे, तुम्हारी वजह से जो आज हमारे घर में मातम सा छा गया, वो देखो तुम्हारी गलती की सजा। सरपंच दयानंद पांडे छोटू की ओर देखा, उसे देखते रह गया। छोटू एकदम मूर्छित सा हो गया। मुझे माफ कर दो रामू, हमें नहीं मालूम था कि तुम्हारे घर की हालत सच में इतना खराब है। इतना कहकर दयानंद पांडे सिर झुका दिए। साधना चुप थी, उसकी आंखें सूनी। रामू जमीन पर बैठा था, बच्चे की ठंडी देह को सीने से लगाकर जैसे आखिरी बार गर्मी देने की कोशिश कर रहा हो। उस दिन के बाद से गांव वालों ने कहा, ठंड तो हर साल आती है, पर इस बार वो किसी की जिंदगी ले गई। और रामू, वो अब भी हर सुबह गांव के किनारे दिखाई देता है जहां उसका कच्चा घर था। कहते हैं वह अब आग नहीं जलाता, क्योंकि एक बार जो बुझ जाती है वो दोबारा कभी रोशनी नहीं देती। ठंड का कहर सिर्फ मौसम नहीं था, वो इंसानियत की ठंडक की कहानी थी। ये कहानी सितलापुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। यहाँ सर्दियों का मौसम बहुत कठिन होता था। इस गांव में रामू अपनी पत्नी सुनीता और बेटे भोला के साथ रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। रामू गांव के बाहर वाले जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और लाकर उन्हें गांव के मार्केट में बेचकर पैसा कमाता था, और उन्हीं पैसों से उसके घर का खर्च चलता था। रामू इतना गरीब था कि वो जितने पैसे उन लकड़ियों को बेचकर कमाता, वो सारे तो उसके बेटे की पढ़ाई और घर में रोज लगने वाले साग सब्जी में ही खर्च हो जाते थे, जिस कारण वो कभी पैसे बचा नहीं पाता था। वैसे तो आम दिनों में रामू काफी कम लकड़ियां बेच पाता था। बस एक सर्दी का मौसम था जब वो लकड़ियां बेचकर थोड़े ज्यादा पैसे कमा पाता था। रामू की पत्नी सुनीता घर संभालने का काम करती थी और रामू का बेटा भोला पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण उनका जीवन कठिन था। गांव में धीरे धीरे अब ठंड बढ़ने लगी थी। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि ठंड के कारण गांव के लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना भी बहुत कम कर दिया था। ठंड का कहर दिन भर तो रहता ही था, पर रात में तो ठंड अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती थी। रात में इतनी ठंडी हवाएं बहने लगती थीं कि गांव में कोई भी बिना जलावन जलाए नहीं रह सकता था। पूरे गांव वाले जलावन के लिए मार्केट से मिलने वाली लकड़ियों पर ही निर्भर रहते थे, और मार्केट में लकड़ियां केवल जंगल से ही लाया जा सकता था। पर जंगल गांव से काफी दूर था और वहां से लकड़ियां लाना इतना आसान नहीं था। इसी बीच रामू के घर पर रामू जलावन जलाकर अपनी पत्नी से बात करता है। सुनीता, मैं कुछ सोच रहा हूं। बोलिए जी, आप क्या सोच रहे हो? सुनीता, तुम तो देख ही रही हो कि इस साल गांव में बहुत ज्यादा ही ठंड हो रही है, तो मेरे हिसाब से तो ये पैसे कमाने का बहुत मस्त मौका आया है। सोच रहा हूं इस बार मैं जंगल में जाकर बहुत सारी सूखी लकड़ी लाकर बेच दूंगा, जिससे हमारे पास काफी पैसे आ जाएंगे। और ठंडी इतनी है कि मेरे हिसाब से सारी लकड़ियां हाथों हाथ बिक जाएंगी। और इस बार जो मैं पैसे कमाऊंगा उनमें से कुछ पैसे अपने भोला की आगे की पढ़ाई के लिए बचा लेंगे, ताकि हमें भविष्य में उसकी पढ़ाई के लिए पैसों की चिंता ना हो। पर इस बार ठंडी बाकी समय से कुछ ज्यादा ही है, तो आप इतनी ठंड में कैसे लकड़ियां लेने जाओगे? आपको कहीं ठंड लग गई तो पैसे कमाने की जगह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं सुनीता, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो। यही अच्छा मौका है खूब सारे पैसे कमाने के लिए। क्या पता फिर ऐसा मौका मिले ना मिले। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, पर अपना ख्याल रखना। अगली सुबह होते ही रामू जंगल की ओर लकड़ियां लेने निकल पड़ता है। रास्ते में बहुत ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन रामू बिना किसी कसक के चलता रहता है।
कुछ समय चलते चलते रामू जंगल में पहुंच जाता है। चलो अब जंगल पहुंच गया हूं तो फटाफट से जलावन लायक लकड़ियां जमा करना शुरू कर देता हूं। रामू इतनी ठंड में भी लकड़ियां जमा करना शुरू कर देता है। कुछ देर लकड़ियां जमा करते करते रामू काफी लकड़ियां जमा कर लेता है। चलो अब जब काफी लकड़ियां जमा हो गई हैं तो इन्हें ले जाकर फटाफट से बेच देता हूं। फिर क्या था, रामू सारी जमा की हुई लकड़ियां उठाकर उन्हें बेचने के लिए गांव के बाजार के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते कुछ देर बाद वो गांव के बाजार में पहुंच जाता है और लकड़ियां बेचना शुरू कर देता है। देखते देखते कुछ ही देर में सारी लकड़ियां बिक जाती हैं और रामू को उन लकड़ियों से उसे काफी अच्छा खासा मुनाफा होता है। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। चलो चलकर सुनीता को आज का मुनाफा दिखाता हूं। कुछ देर में रामू घर पहुंच जाता है और सुनीता को आवाज लगाने लगता है। अरे सुनती हो सुनीता, जरा यहां आना तो। रामू की आवाज सुनकर सुनीता तो नहीं आती है, पर उसका बेटा भोला वहां आ जाता है। भोला बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? जरा जाओ और अपनी माँ को बुलाकर ले आओ। पिताजी, माँ तो रसोई घर में है और जलावन जला रही है। रुको, मैं उन्हें अभी बुलाकर लाता हूँ। नहीं बेटा, रहने दो। तुम्हारी माँ कुछ काम कर रही है तो करने दो, वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। क्या हुआ पिताजी, आप बहुत खुश लग रहे हो, कोई खास बात है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई खास बात तो नहीं है, बस आज लकड़ियां बेचकर बहुत मुनाफा हुआ है। क्या कहा पिताजी? मतलब आप इतनी ठंड में भी बाहर गए थे लकड़ियां बेचने, आपको ठंड नहीं लगी क्या? बेटा, ठंड तो बहुत लग रही थी, पर एक यही तो मौसम है जिसमें लकड़ियां बेचकर कुछ कमाई हो पाती है। नहीं तो बाकी दिनों में तो घर के राशन के पैसे जमा करना भी कभी कभी भारी पड़ जाता है। और इस बार तो मैंने सोच लिया है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि कुछ पैसे ज्यादा जमा कर लूं, ताकि तुम्हारे आगे की पढ़ाई के लिए हमें किसी से पैसे मांगने की नौबत ना आए। पर पिताजी, मेरे पढ़ाई के लिए आप इतनी ठंड में काम कर रहे हो, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कल से मैं भी आपके साथ चलूंगा जंगल लकड़ियां लेने। नहीं बेटा, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, मैंने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है, पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे ही तरह तुम्हें भी ये काम करना पड़े। इसलिए तुम खूब पढ़ो और बड़े अफसर बनो। यहाँ रामू और भोला आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ सुनीता आ जाती है। अरे आप आ गए, रुकिए मैं अभी जलावन की लकड़ियां लेकर आती हूँ। सुनीता रसोई घर की तरफ जलावन की लकड़ियां लेने चली जाती है। सुनीता जलावन की लकड़ियां लाकर उन्हें कमरे में जला देती है। दोनों पति पत्नी बिस्तर पर आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं और भोला भी अपने कमरे में पढ़ाई करने चला जाता है। सुनीता, तुम मानोगी नहीं, ठंड के कारण आज मैं जो लकड़ियां बेचने बाजार गया था वो बस कुछ चंद मिनटों में ही बिक गई और उन्हें बेचकर मुझे बहुत मुनाफा हुआ है। ऐसे ही अगर मेरी लकड़ियां बिकी तो हमारे पास बहुत पैसे हो जाएंगे, जिससे साल भर के लिए मैं कोई नया धंधा भी कर सकूंगा। हाँ, आपका कहना सही है, पर अभी तो ठंड का मौसम शुरू हुआ ही है। इसमें इतनी ठंड पड़ रही है तो सोचिए आगे कितनी ठंड बढ़ जाएगी। सुनीता, अब मुझे कोई ठंड नहीं रोक सकती है। मुझे अब बस ये 4 महीने दबाकर लकड़ियां बेचनी है और खूब पैसे कमाना है, ताकि मैं मेरे भोला को एक बहुत बड़ा अफसर बना सकूं। हाँ ठीक है, पर जरा अपने सेहत का भी ख्याल रखा कीजिए, कहीं ठंड लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगली सुबह रामू फिर लकड़ियां लेने जंगल की ओर चल पड़ता है। चलते चलते रामू गांव के बाहर पहुंच जाता है, पर आज उसे थोड़ा ज्यादा ठंड लग रही थी। बाप रे बाप, आज तो कल के मुकाबले कुछ ज्यादा ठंड लग रही है। चलो अब गांव के बाहर तो आ गया हूं, वापस घर तो नहीं जा सकता। आज जैसे तैसे लकड़ियां ले आता हूं। कल से अपने साथ माचिस लेता चलूंगा, ताकि लकड़ियां इकट्ठा करते वक्त कुछ लकड़ियां पास में जला सकूं। रामू फिर से जंगल की तरफ चल पड़ता है। वह जंगल पहुंचकर फिर से लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। कुछ ही देर में वो फिर से काफी लकड़ियां जमा कर लेता है। चलो आज के लिए बहुत लकड़ियां जमा कर ली हैं, अब जल्दी इन्हें बेचकर घर चलता हूं, क्योंकि आज ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। रामू फटाफट से बाजार पहुंचकर लकड़ियां बेचने लगता है। कल की तरह आज भी उसकी लकड़ियां बहुत जल्दी बिक जाती हैं, जिन्हें बेचकर वो अपने घर के लिए चल पड़ता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। रामू जंगल से लकड़ियां लाकर उन्हें बाजार में बेचकर बहुत पैसे कमा रहा होता है। पर अब ठंड का मौसम अपने चरम सीमा पर पहुंचने लगा था। रात तो छोड़ो, दिन में भी कोहरा इतना हो जाता था कि दिन में भी लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था।
इसी बीच एक सुबह रामू लकड़ियां लेने जंगल के लिए निकलने वाला होता है, पर निकलने से पहले वो सुनीता को बताकर जाने की सोचता है। इस साल की ठंड अब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज देखूंगा तो ज्यादा लकड़ियां जंगल से लाकर बेच दूंगा, ताकि 2-3 दिनों तक मुझे भी घर के बाहर ना निकलना पड़े। चलो, जाने से पहले सुनीता को बताकर जाता हूं। ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करने में कहीं देर हो गई तो बेचारी मेरे लिए परेशान होगी। सुनीता, सुनती हो? जरा यहां आना तो। रामू की आवाज सुनकर सुनीता वहां आ जाती है। क्या हुआ जी? आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ सुनीता, मैं लकड़ियां लेने जंगल जा रहा था, तो सोचा तुम्हें बोलता चलूं। क्या कहा? आप लकड़ियां लेने जंगल जा रहे हो, और वो भी ऐसे कड़कती ठंड में? कहीं आप अपना होश गवा बैठे हो क्या? एक बार घर के बाहर जाकर देखो। ठंड के वजह से कोई घर के बाहर नहीं निकल रहा है। लोगों की ठंड के कारण हालत खराब नहीं होती, तो वो लोग तो लकड़ियां लेने भी नहीं आते। हाँ सुनीता, मुझे भी इस बात का अंदेशा है कि ठंड बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है, पर आज मैं भी ज्यादा लकड़ियां लेकर आऊंगा जंगल से, ताकि मुझे भी 2-3 दिन घर से बाहर ना निकलना पड़े। और अब से लकड़ियां भी मैं बाजार की जगह अपने घर से बेचना शुरू करूंगा, ताकि मैं जंगल से लकड़ियां सीधा घर ले आऊं, बिना बाजार में रुके। ये तो अच्छा रहेगा, पर ठंड बहुत है जी, अपना थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। हाँ सुनीता, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं अपने लकड़ियां इकट्ठा करने की जगह पर अब कुछ लकड़ियां जला लेता हूं, ताकि समय समय पर मैं गर्माहट ले सकूं। फिर क्या था, रामू लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल की ओर निकल पड़ता है। इस बार रामू ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करने की सोच से आया था, इसलिए वो बहुत देर तक लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। रामू को लकड़ियां जमा करते करते अब शाम हो चुकी थी और ठंड के साथ साथ तेज हवाएं बहना शुरू हो जाती हैं। तेज हवाओं के कारण रामू ने जो लकड़ियां जलाई थी वो बुझ जाती है। लकड़ियों को बुझता देख रामू परेशान हो जाता है। अरे, अब ये हवाएं बढ़ती जा रही हैं और मेरी जलाई लकड़ियां भी बुझ गई हैं। मुझे जल्द से जल्द लकड़ियां लेकर घर के लिए निकलना चाहिए। फिर क्या था, वो सारी इकट्ठा की हुई लकड़ियां अपने सिर पर उठाकर घर की तरफ चल पड़ता है। पर इस बार रामू ने काफी ज्यादा लकड़ियां जमा कर ली थीं, जिस कारण उसे काफी धीरे धीरे चलना पड़ रहा था। जैसे तैसे रामू अपने घर पहुंच जाता है, पर इस बार ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करने की चक्कर में उसने कुछ ज्यादा समय ठंड में गुजार लिया था। आ गए आप? आज तो आपने कुछ ज्यादा समय लगा दिया आने में। हाँ सुनीता, मैंने कहा था ना कि आज मैं 2-3 दिनों के लिए लकड़ियां जमा करके ले आऊंगा, तो उन्हीं को इकट्ठा करने में ज्यादा समय लग गया। ज्यादा समय ठंड में रहने के कारण रामू की तबीयत ठीक नहीं लगती है। सुनीता, आज मैं थोड़ा ज्यादा थक गया हूं, तो सोने जा रहा हूं। अरे, आप पहले कुछ खा लीजिए, फिर सो जाना। नहीं सुनीता, आज मुझे थोड़ी ज्यादा थकान लग रही है, तो थोड़ा सो जाता हूं, बाद में उठकर खा लूंगा। रामू चादर लेकर बिस्तर पर सो जाता है। कुछ समय बाद जब सुनीता उसे उठाने आती है तो देखती है रामू का बदन बुखार से तप रहा होता है। वो फौरन भोला को आवाज लगाती है। भोला बेटा, जल्दी यहाँ आओ। सुनीता को इतनी जोर से बुलाते सुन भोला वहां भागते हुए आता है। क्या हुआ माँ? आपने मुझे इतनी जोर से क्यों चिल्लाकर बुलाया? कुछ हुआ है क्या? सुनीता के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने घबराते हुए भोला को कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी का शरीर बुखार से तप रहा है। जल्दी से गांव के डॉक्टर साहब को बुला लाओ। माँ, पर अचानक पिताजी को बुखार कैसे आ गया? कल तक तो पिताजी एकदम ठीक थे, तो आज अचानक क्या हो गया? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज भी लकड़ियां लेने जंगल गए थे, और आज तो वो पूरा दिन लकड़ियां जमा कर रहे थे। मुझे लगता है उन्हें पक्का ठंड लग गई है। क्या कहा माँ? पिताजी इतनी जबरदस्त ठंड में भी लकड़ियां लेने जंगल गए थे, तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? बेटा, मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर ये कहने लगे कि आज 2-3 दिन की लकड़ियां जमा करके ले आऊंगा और फिर 2-3 दिन घर के बाहर नहीं जाऊंगा, इसलिए फिर मैंने उन्हें जाने दिया। माँ, लगता है दिन भर ठंड में रहने के कारण बाबा को ठंड लग गई है। आप उनका ध्यान रखिए, मैं अभी जाकर डॉक्टर काका को लेकर आता हूँ। भोला तुरंत डॉक्टर काका को बुलाने के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। बाहर ठंड इतनी ज्यादा थी कि बाहर जाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन भोला ने अपने पिता की हालत को देखकर ठंड की परवाह नहीं की और वो डॉक्टर काका के अस्पताल के लिए चल पड़ता है। कुछ समय में वो डॉक्टर काका के अस्पताल में पहुंच जाता है। डॉक्टर काका, जल्दी चलिए, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उनका पूरा बदन बुखार से तप रहा है। क्यों भोला बेटा, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत इतनी बिगड़ गई?
भोला डॉक्टर को पूरी बात बता देता है, जिसे सुनकर डॉक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है। बेटा रामू कहीं पागल तो नहीं हो गया है जो वो इतनी ठंड में पूरा पूरा दिन जंगल में गुजार रहा है? हाँ काका, माँ ने भी पिताजी को बहुत समझाया, पर उनका बस एक ही कहना है कि यही मौसम है जब मैं कुछ कमा पाता हूँ, जिस कारण माँ भी उनसे बहस नहीं कर पाती है। हाँ बेटा, उसका कहना भी सही है, पर सेहत से बढ़कर पैसे नहीं है। सेहत अच्छी रही तो वो कुछ और काम करके भी पैसे कमा सकता है। हाँ काका, पर वो हमारी बात सुने तब कुछ हो ना। चलिए अब आप ही चलकर उन्हें समझाइए। ठीक है बेटा, चलो चलकर तुम्हारे पिताजी की तबीयत देख लेते हैं और उनको समझा भी देंगे। डॉक्टर ने तुरंत एक बैग में दवाई और कुछ जरूरी सामान लिया और भोला के साथ रामू के घर की ओर चल पड़े। ठंड इतनी तेज थी कि हर कदम भारी पड़ रहा था। ठंडी हवाएं इतनी तेज बह रही थीं कि उनका 2 कदम चलना भारी पड़ रहा था। इसलिए दोनों ने एक घर के नीचे रुकने का सोचा। भोला अपने पिता के लिए बहुत चिंतित था, इसलिए डॉक्टर काका ने भोला को दिलासा देते हुए कहा, बेटा चिंता मत करो, हम थोड़ी समय में तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे और तुम्हारे पिताजी को ठीक कर देंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद जैसे ही ठंडी हवाओं का चलना थोड़ा कम हुआ, डॉक्टर और भोला ने फिर से रामू के घर की तरफ चलने का निश्चय किया। कुछ ही समय में दोनों रामू के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर ने रामू को देखा, उन्होंने उसकी नाड़ी जांची और उसकी स्थिति को समझने की कोशिश की। सुनीता, रामू के ज्यादा देर तक ठंड में बाहर रहने के कारण उसको तेज बुखार है और साथ ही ठंड के कारण उसके शरीर में कमजोरी आ गई है। इसे ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। मैं दवाई लिख कर देता हूँ, लेकिन इसे 2-3 दिन तक पूरी तरह आराम करना होगा। डॉक्टर साहब, मैं इन्हें बहुत मना कर रही थी, मत जाइए इतनी ठंड में बाहर लकड़ियां इकट्ठा करने, पर वो मेरी सुनने तैयार ही नहीं थे। हाँ सुनीता, मैं जानता हूँ सारी बात। भोला ने मुझे सब बताया है। तुम फिक्र मत करो, रामू को केवल ठंड लगी है, 2-3 दिन आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। पर अब ध्यान रखना कि गलती से भी वो ऐसी ठंड में बाहर ना जाए पूरी तरह स्वस्थ होने तक, वरना कहीं कुछ हो गया तो शायद भारी पड़ जाएगा। जब वो पूरी तरह ठीक हो जाए तो उसके बाद उसे बोलना लकड़ियां इकट्ठा करने जाएं, पर तब तक घर के बाहर बिल्कुल भी कदम ना रखें। डॉक्टर साहब, हो सके तो आप कुछ देर रुककर इन्हें समझा दीजिए, वरना ये फिर से लकड़ियां लेने जंगल चले जाएंगे। नहीं सुनीता, अभी फिलहाल रामू को दवा देकर आराम करने दो। मैं कल सुबह आकर रामू को समझा दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आपको सही लगे। डॉक्टर ने रामू को दवाई दी और सुनीता से कहा, इन्हें गर्म कपड़े पहनाएं और आग जलाकर कमरे को गर्म रखें। इन्हें बार बार गर्म पानी पिलाते रहें और जितना हो सके आराम करने देना। मैं सुबह दोबारा आऊंगा। रामू को दवाई और सुनीता को अच्छी तरह से समझाकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद सुनीता ने रामू का ख्याल रखना शुरू किया। उसने भोला को भी कहा, बेटा तुम अपने पिता के पास बैठो, मैं कुछ गर्म कपड़े लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, आप पिताजी के लिए गर्म कपड़े लेकर आइए, तब तक मैं पिताजी का ख्याल रखता हूँ। रामू बिस्तर पर लेटे लेटे सुनीता और भोला की बातें सुन रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया। उसने भोला को पुकारा, भोला बेटा, मेरे पास आना तो जरा। जी पिताजी, बोलिए, कुछ चाहिए क्या? बेटा, मैंने सोचा था कि ज्यादा पैसे कमाकर तुम्हारी पढ़ाई के लिए बचत कर लूं, लेकिन मैं यह भूल गया कि अगर मेरी सेहत ही ठीक नहीं रही तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पिताजी, आपको मेरी पढ़ाई की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे आपकी सेहत की ज्यादा फिक्र है। आप मेरे साथ रहेंगे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। भोला की ऐसी बातें सुनकर रामू भावुक हो जाता है और उठकर बैठ जाता है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने भोला को कहा, बेटा, तुमने मुझे आज सिखाया कि परिवार की खुशी और सेहत सबसे जरूरी है। अगले दिन सुबह डॉक्टर फिर रामू को देखने आए। इस बार रामू ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे थे। मैं पैसे कमाने की धुन में अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहा था। अब मैं पहले अपना ध्यान रखूंगा और फिर कोई काम करूंगा। ये बात समझने के लिए शुक्रिया। रामू, तुम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि आप सेहतमंद रहेंगे तभी अपने परिवार के लिए खड़े रह पाएंगे। रामू ने डॉक्टर से वादा किया कि वह अब ज्यादा ठंड में जंगल नहीं जाएगा।
उसने यह भी तय किया कि वह गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर लकड़ियां इकट्ठा करेगा ताकि ठंड के दिनों में यह काम अकेले न करना पड़े। धीरे धीरे रामू की तबीयत ठीक होने लगी। उसने गांव के कुछ और गरीब लोगों को अपने साथ जोड़ लिया और एक नई योजना बनाई। रामू ने गांव के लोगों से बात की और उन्हें बताया कि वह एक सामूहिक जलावन स्टोर खोलना चाहता है, जहां गांव के हर घर से थोड़ा योगदान लिया जाएगा और बदले में सभी को ठंड के दिनों में लकड़ियां मिलेंगी। यह विचार सभी को पसंद आया। गांव के लोग रामू की मदद करने के लिए तैयार हो गए। रामू और गांव के दूसरे लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाने लगे। इस सामूहिक प्रयास से किसी एक व्यक्ति पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ा। इस पहल ने गांव के लोगों की जिंदगी बदल दी। अब हर घर में लकड़ियां उपलब्ध थीं और कोई भी व्यक्ति ठंड में बाहर जाने को मजबूर नहीं था।